नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आज मुल्क अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर आज लाइव इंडिया हर पल की टीम आपको आजादी के बाद मुल्क में होने वाले बदलाव की दास्तान सुनाएगी। किस तरह एक कमजोर भारत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हिंदुस्तान बनता चला गया, किस तरह लम्हा लम्हा सियासत बदलती रही, राजनीतिक हालात करवट लेते रहे। 15 अगस्त 1947 को अपना देश 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। मुल्क के चप्पे चप्पे में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन एक टीस भी थी, मुल्क के बंटवारे की टीस और हिकारत की टीस, खुरेजी हो चुके रिश्तों की टीस। रातों रात हजारों घर बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेघर हुए, रिश्ते तार-तार हो गए, भावनाओं का खुलेआम कत्लेआम हुआ, नफरत की तलवार ने इंसानियत का जबर कर डाला। बंटवारे के बाद हुए कौमी दंगों ने तो नफरत का बीज ऐसा बोया जो आज तक किसी न किसी शक्ल में नजर आ जाता है। हालांकि तब के देश के बड़े राजनेताओं, समाज सेवियों और अमन पसंद लोगों ने हिंसा का पुरजोर विरोध किया था। महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगे के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। भारत के स्वाधीनता के जश्न में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में गांधी हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। जब तय हो गया था कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजकर आजादी के जश्न में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन वे आने को राजी नहीं हुए। गांधी जी ने उस खत का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तो ऐसे में जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं। पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण जो 14 अगस्त आधी रात को वायसराय लॉज में दिया गया था और बाद में वही वायसराय लॉज आजाद हिंदुस्तान का राष्ट्रपति भवन बना। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी रात को लगभग 9 बजे सोने चले गए थे और अगले ही दिन वायसराय माउंटबेस ने अपने दफ्तर में ही काम किया। लेकिन दोपहर में पंडित नेहरू ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस में एक सभा को संबोधित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब मुल्क में समस्याओं की बड़ी जाल थी। पंडित नेहरू ने उन मुश्किलों को प्रभावी तरीके से निपटारा करना शुरू किया, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता, वैश्विक मताधिकार, कानून के समक्ष सभी की समानता जैसे बिलों को पास कराया। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देश में विकास के रास्ते खोल दिए। विकास की बात करें तो कृषि को भी उन्होंने इससे जोड़ने का काम किया। कृषि के विकास के लिए कई सारे कदम उनके द्वारा उठाए गए और भाकर नक्कल बांध की बुनियाद रखी गई। उनके द्वारा अनेक बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। IIT, IIM और एम्स की स्थापना कर विकास के आगे बढ़ने का मौका दिया। वहीं आपको बता दें कि यह वह दौर था जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई थी, लेकिन पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष नीति का सूत्रपात किया। उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। देश ने अभी रफ्तार पकड़ना शुरू ही किया था कि 27 मई 1964 की मनोज दोपहरी ने नेहरू को हमसे छीन लिया। देश का महान शिल्पकार अब इस दुनिया में नहीं था। पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी मुट्ठी भर राख प्रयाग के संगम में मिला दिया जाए, ताकि हिंदुस्तान का दामन चूमता हुआ वह समुद्र में जा मिले, और मेरी राख का ज्यादा हिस्सा हवाई जहाज से ऊपर ले जाकर खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां हजारों मेहनत कश इंसान काम में लगे हैं, ताकि मेरे वजूद का हर जर्रा वतन की मिट्टी में मिल जाए। और ऐसा ही किया गया। नेहरू युग का अंत हो चुका था और देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के कंधों पर आ गई थी। हालांकि नेहरू मंत्रालय में उन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली थी और उन्होंने उसे संभाला भी था।
परिवहन और पुलिस मंत्रालय उनके पास होने के नाते उन्होंने ही पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी। और इसके साथ ही इस विभाग के प्रभारी होने के साथ ही उन्होंने ये आदेश पारित किया था कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले छोड़े, ताकि भीड़ जो है वो तितर-बितर हो सके। 1955 में उन्होंने चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली मशीन लगाई, जो कि काफी काबिले तारीफ थी और इसकी काफी सराहना भी हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1961 में गृह मंत्रालय उनके पास होने के बावजूद साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की स्थापना की। 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने श्वेत क्रांति और इसके साथ ही खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हरित क्रांति की स्थापना की। आपको बता दें कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका यह नारा सीमा पर बैठे हर लोगों के अंदर जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए काफी था। और फिर आया वो दिन जब हमारे देश के एक और लाल किए जाने का वक्त आ गया, यानी कि 11 जनवरी 1966 को उन्हें हार्ट अटैक आया और वो उन्होंने देश को अलविदा कह दिया और देश ने अपना एक और लाल खो दिया। हिंदुस्तान का इतिहास और भविष्य बदलने वाला था। शास्त्री जी का अश्व मृत्यु के बाद गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। लेकिन जब इस गूंगी गुड़िया की जबान खुली तो बड़े बड़े सुरमाओं ने अपनी जबान बंद कर ली या इंदिरा गांधी के कसीदे गढ़ने लगे। भारत में बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान को 1971 में धूम चलाकर 2 टुकड़ा कर देने वाली इंदिरा को दुर्गा और चंडी का अवतार कहा जाने लगा। इससे पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उनके साहसिक फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को नई जान फूंकी। उनके द्वारा लाया गया 20 सूत्री कार्यक्रम देश की समृद्धि लाने में मील का पत्थर साबित हुआ। एक तरफ जहां इंदिरा जी के कई फैसलों को लोगों ने सीधा आंखों से लगाया, वहीं कई विवादास्पद फैसलों की वजह से उनकी खूब आलोचना भी हुई। साल 1975 में इमरजेंसी लगाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और 1977 के आम चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया। तब पहली बार था जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 1977 में जनता पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी और मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। सरकार बन तो गई, लेकिन अगले ही दिन से वह कमजोर सरकार साबित होने लगी। कांग्रेस सरकार में लगातार मंत्री और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे मोरारजी भाई देसाई एक कमजोर प्रधानमंत्री साबित होने लगे। आपातकाल की घोषणा होने के बाद 26 जून 1975 को मोरारजी भाई देसाई को हिरासत में लिया। उन्हें एकांत कारावास में रखा गया और लोकसभा चुनाव के निर्णय की घोषणा के ठीक पहले 18 जनवरी 1977 को उन्हें मुक्त कर दिया। रिहाई के बाद मोरारजी भाई ने अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर इंदिरा हुकूमत के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया। जनता पार्टी बनाई गई और मार्च 1977 में हुए मध्यावधि चुनाव में देश भर में कांग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव के नतीजों ने दुनिया को चौंका दिया। जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। मोरारजी भाई भी गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मति से जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया और 24 मार्च 1977 को मोरारजी भाई ने देश के नए प्रधानमंत्री